चलो अभी मैंने स्टार्ट भी कर दिया है इसमें। ओके, तो शायद सब ज्वाइन हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो हम लोग पढ़े ना वो हम लोग पढ़े हैं वो है हॉल्स प्रोसेस। एक दूसरी प्रोसेस है बेयर्स प्रोसेस। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है? मतलब ज्वाइन होने में, रिज्वाइन होने में प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। टीशा को टीशा, इज इट ओके? ज्वाइन हो गई हो ना? यस। ओके, थैंक यू। चलो, यस। तो ये प्रोसेस जो थी वो एल्यूमिना। एक दूसरी प्रोसेस है बेयर्स प्रोसेस, वो भी इसी के जैसी है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। आधी शायद ठीक है, आधी आधी जैसी इसके जैसी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट बाय बेयर्स प्रोसेस। पहली थी वो होल्स प्रोसेस थी जिसमें सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल किया था, ठीक है। ये बेयर्स प्रोसेस है। कन्वर्शन ऑफ इंप्योर बॉक्साइट टू सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो आपको पता है Al2O3 H2O प्लस, इसके अंदर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे जिसको कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन होगा, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगा, ठीक है। कॉस्टिक सोडा खाने का, ढोकळा पोचा करवा માટે આ યુઝ થાય છે, ગાંઠિયા ઢોકળા 150 डिग्री से 200 डिग्री तक टेम्परेचर होता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है, प्लस वाटर चला जाता है। पाउडर बॉक्साइट के साथ वो तो हो गया हमारा। बॉक्साइट बीइंग एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मतलब वो बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा और एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा। दूसरा टर्मिनल मतलब दूसरा इसका मीनिंग होता है इट कैन बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस। तो बॉक्साइट हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर है उसमें 3 आएगा, जिंक का आएगा, एल्यूमिनियम का आएगा। वो एम्फोटेरिक है, शायद पढ़ लिए मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आता है, तो एम्फोटेरिक इन नेचर है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो मिल जाएगा, सॉल्युबल सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा। Impurities such as the ferric oxide and sand remain unaffected। यहाँ पे जो है जो भी impurities हैं वो unaffected रहेगी, सिर्फ सोडियम एल्यूमिनेट है वो डिसॉल्व होगा, soluble होगा। The reaction mixture is filtered to collect sodium aluminate। अब उसको फिल्टर किया जाता है, फिल्टर करेंगे तो जो भी डिसॉल्व नहीं है वो इंप्यूरिटीज होगी, डिसॉल्व होगा, वो सोडियम एल्यूमिनेट होगा। द रिएक्शन मिक्सचर इज फिल्टर, ओके, द इंप्यूरिटीज आर फिल्टर आउट। अब क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनेट का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट बन गया है, इनका वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं H2O के साथ, सोडियम एल्यूमिनेट। तो पानी के साथ रिएक्शन करेंगे, टेम्परेचर भी है 50 से लेके 60 डिग्री टेम्परेचर रहता है, थोड़ा टेम्परेचर रहता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। सर नुपुर ने ऐड करो ने। मेरा ध्यान नहीं रहता नहीं यहाँ पे। ओके, जो हो गई नहीं हुई, देर लगती है। चलो, सब हो गए। तो वापस मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, एल्यूमिनियम या बॉक्साइट जो भी है, एल्यूमिना जो भी है, ये बॉक्साइट है, ये हमारा एल्यूमिनियम का ओर है। इसको कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 150 टू 200 डिग्री, 20 नहीं है 200, उसको करेंगे तो जो सोडियम एल्यूमिनेट है वो डिसॉल्व हो जाएगा, बाकी की इंप्यूरिटीज पड़ी रहेगी नीचे। अगर फिल्टर करेंगे तो जो पानी जैसा है, मतलब फिल्ट्रेट है, उसमें सोडियम एल्यूमिनेट आ जाएगा और बाकी का जो भी है वो फिल्टर आउट हो जाएगा, उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। अब इसको पानी के साथ और भी डिसॉल्व करवाते हैं तो सोडियम मतलब पानी एक्सेस ऑफ वाटर डालते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। अब आपको पता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला, उसको 1100 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो प्योर एल्यूमिनियम मिल जाएगा। तो इसके बाद की जो प्रोसेस है वो सेम है।
आया समझ में? तो ये बेयर्स प्रोसेस है। बेयर्स प्रोसेस में हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया, हॉल्स प्रोसेस में हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल किया। उसके बाद सेम प्रोसेस लिखी है, ऐसा बोल दिया है, ठीक है। 2 दिन तक रखते हैं और क्या बहुत सारी चीजें लिखी है, उसको हिलाते हैं, बाकी तो सिंपल प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको जो प्योर एल्यूमिनियम मिला है उसमें से मुझे एल्यूमिनियम चाहिए। तो अभी ये ऑक्सीजन हटेगा कब, जब उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। मैंने वो चैप्टर में भी आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके मैंने बता दिया था, फिर भी यहाँ पे तो डिटेल में आ रहा है, तो हम लोग इनको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। एक वेसल होता है, ये वेसल है, इसको अंदर से कार्बन ग्रेफाइट से कलर करते हैं या ग्रेफाइट की लेयर लगा देते हैं ये वेसल में। ये ग्रेफाइट की लेयर है जिनको हम लोग इस्तेमाल करेंगे एज ए कैथोड। ये कैथोड है ग्रेफाइट के फॉर्म में। यहाँ पे कार्बन रोड के क्लैंप्स लगाए जाते हैं। ये एनोड है, ठीक है। मैं थोड़ा 2-3 ही बना रहा था, चलो हो गया। इन सबको ज्वाइन किया जाता है। एक ये एनोड है और इसके अंदर एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम जो भी हमको मिला वो रखे, और उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है पता है? ये कब मेल्टिंग पॉइंट कितना है पता है? 20-30 ऐसा कुछ लिखा है, चलो देख लेना, कहीं पे लिखा है। तो वो जितना है 20-50 है 20-50 है। ओके 20-50, देखो इतना डिग्री टेम्परेचर दोगे तब एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये मोल्टन फॉर्म में मिलेगा, और वो मोल्टन होगा उसी फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, ठीक है। मोल्टन फ्यूज फॉर्म में होते हैं तो ही इलेक्ट्रोलाइट होगा, या तो एक्वस सॉल्यूशन लो, तो एक्वस में तो ये इनसॉल्युबल है, पानी में तो इनसॉल्युबल है, इसलिए इसको गर्म करते हैं इतना, और इतना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत खर्चा होगा। तो अब क्या होता क्या है, इसमें क्रियोलाइट डालते हैं। 1 मिनट में जरा 30 हो गया, 30, ओके। अब क्या करते बताए, 1 पार्ट ये लेंगे, 1 पार्ट ये लेंगे, फिर क्या डालते हैं, 3 पार्ट क्रियोलाइट डालते हैं। क्रियोलाइट का फॉर्मूला है Na3Al(F6), ये 3 पार्ट लेंगे, ये है क्रियोलाइट, और ये है प्योर एल्यूमिनियम, ठीक है। और भी इसमें फेल्सपार डालते हैं। तीसरा है 1 पार्ट फेल्सपार क्या है, कैल्शियम फ्लोराइड, ये है फेल्सपार। अब इसका काम क्या है क्रियोलाइट का, क्रियोलाइट क्या करेगा, जो मेल्टिंग पॉइंट इसका 20-50 है उसको लोअर कितना कर देगा पता है, 950। कौन, ये वाला क्रियोलाइट। तो क्रियोलाइट पहले तो आपको इसको मेल्ट करने के लिए तो इतना टेम्परेचर देना ही पड़ेगा, ठीक है। पहली बार मेल्ट हो जाए उतना टेम्परेचर, अब एक बार मेल्ट हो गया तो इसमें सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड डालते हैं, मतलब क्रियोलाइट डालते हैं। तो क्रियोलाइट क्या करेगा, इसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम कर देगा 950। अब इतना टेम्परेचर तो मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा है क्रियोलाइट इंक्रीज कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी भी इंक्रीज कर देगा तो इलेक्ट्रिसिटी कम खर्चा होगा। तीसरा ये फ्लोरोस्पार या तो फेल्डस्पार, ये मोबिलिटी ऑफ द आयन बढ़ा देगा, मतलब आयन की जो ट्रांसपोर्टेशन अंदर की मोबिलिटी है, मतलब उसकी स्पीड है वो बढ़ा देगा, तो फटाफट डिसोल्व होगा, फटाफट डिपॉजिट होगा, फटाफट डिस्चार्ज होगा, फटाफट उड़ जाएगा, ठीक है। उसको नीचे बैठना है तो नीचे, वरना ऊपर बैठना है तो ऊपर, मतलब गैसियस फॉर्म में। अब इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये एनोड है, ये कैथोड। कैथोड मतलब ये पूरा है, ठीक है, अंदर ग्रेफाइट जितना है वो पूरे वेसल में लगा दिया होता है। अब होता क्या है, इसमें क्या लिखा है, कैथोड गैस कार्बन का होता है, ग्रेफाइट का होता है, एनोड थिक कार्बन रोड है। चलो करंट रेटिंग कितना होता है, कितना करंट देना है, 100 एम्पियर। थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि ये मेथड कंटिन्यूअस चलती है, मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, कंटिन्यूअस चालू रहती है। तो ये पूरा भरा हुआ है किससे, एल्यूमिनियम से। इसके अंदर हम लोगों ने क्रियोलाइट डाला है और फेल्डस्पार डाला। क्रियोलाइट मेल्टिंग पॉइंट कम कर देगा 950 और कंडक्टिविटी बढ़ा देगा,
फेल्सपार क्या करेगा, आयन की मोबिलिटी बढ़ाएगा। ठीक है, अब सीधी इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये एल्यूमिना किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, A2O3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दो आयन बनेंगे 2Al3 प्लस प्लस ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2 माइनस, इसमें डिस्चार्ज हो जाएगा। क्रियोलाइट का क्या होगा, Na3Al(F6), ये क्या करेगा 3Na प्लस सोडियम प्लस एल्यूमिनियम Al3 प्लस और 6 फ्लोरीन माइनस। फेल्सपार का क्या होगा, ये तो भी दो भाग में टूट जाएगा, कैल्शियम 2 प्लस और प्लस 2F माइनस। आपको मैंने पढ़ाया है कि अनायंस जो भी है वो कहां पे जाएंगे, एनोड पे जाएंगे यहाँ पे, लेकिन ऑक्सीजन है वो वहां पे डिस्चार्ज होगा। ये तीनों तीन कैटायंस कैथोड पे जाएंगे, लेकिन एल्यूमिनियम बीइंग लोअर इन द सीरीज, नीचे में सीरीज में इन दोनों से, इसीलिए डिस्चार्ज होगा। ये तो कैथोड पे जाके डिस्चार्ज होगा। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन हो जाएगी, एक एल्यूमिनियम लेता हूं, चलो एल्यूमिनियम है 3 प्लस, उसको 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और वो क्या बन जाएगा एल्यूमिनियम, और नीचे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां से आउटलेट होता है, तो यहां से खोलेंगे तो आपको प्योर एल्यूमिनियम नीचे है, तो धीरे धीरे आपको मिलेगा, थोड़ा स्लोप ही रखना पड़ता है, और हैवी है इसलिए नीचे बैठ जाएगा। अब ऑक्सीजन कहां पे जाएगा, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ वो रिएक्शन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में उड़ जाएगा। लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए तो क्या होगा कि धीरे धीरे कार्बन कम होता जाएगा, तो आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक कार्बन के क्लैम्प है, जो भी ये है रोड्स, उसको बदलने पड़ेंगे, खत्म हो जाएंगे तो नए डालने पड़ेंगे। तो फिर क्या करते हैं, ऊपर कोक छिड़क देते हैं, कोक मतलब कोयला, वो भी कार्बन है। तो जब भी ऑक्सीजन इसके साथ यहाँ पे डिस्चार्ज होकर बाहर निकलेगा, रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, तो ऊपर जो कोक डाला है उसके साथ रिएक्शन करके वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। दैट मींस हमारा जो भी एनोड है वो इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, उसको फिर रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्या करना पड़ेगा, ऊपर कोक डालना पड़ेगा। कोक मतलब कार्बन जो कोयला जिनको बोलते हैं, तो छिड़केंगे, उसका भी फायदा है, उसको अभी में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब निसेंट ऑक्सीजन वाला हो गया, एक मिनट, 31 था 32। ओके, अब यहाँ पे देखो रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बन एनोड, निसेंट गैस की बात की है, उसके बाद कंट्रोल लैंप भी लगाते हैं, यहाँ पे लैंप कंट्रोल लगाते हैं, सॉरी यहाँ पे कहीं पे लैंप लगाते हैं, थोड़ा डायग्राम में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे लैंप लगाते हैं। क्यों लैंप लगाते हैं, क्योंकि विद द डिस्चार्ज ऑफ एल्यूमिनियम इसमें से कम होता जाएगा, डिस्चार्ज होता जाएगा, यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया एल्यूमिनियम, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट स्टार्ट इंक्रीजिंग। अब जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो यहाँ का बल्ब है वो ज्यादा ग्लो करने लगेगा, तो पता चल जाता है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम कम हो गया, तो हम लोग वापस एल्यूमिना डाल देते हैं। ठीक है, when the concentration of aluminum ion falls below the threshold value, control lamp glows up। यहाँ पे उसका जैसे लेवल घटेगा एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोलाइट में, क्योंकि सारा डिस्चार्ज होकर नीचे जमा हो गया, तो इलेक्ट्रोलाइट में से एल्यूमिनियम कम हो रहा है, तो एक लेवल इतना आएगा कि बिल्कुल कम हो जाएगा एल्यूमिनियम का लेवल, अमाउंट इस इलेक्ट्रोलाइट में सारा नीचे बैठ गया है, तो यहाँ पे बल्ब ग्लो होने लगेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस की वजह से आपको पता है बल्ब सारे रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं। एट द मोमेंट मोर एल्यूमिना इज एडेड, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब एल्यूमिना डाल दिया जाता है वापस कंटिन्यू, फिर वापस। सर ये बल्ब वाला कुछ नहीं पता चला, क्या ये बल्ब क्यों लगाया है वो नहीं पता चला। ओके, जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो देख व्हाट हैपन, नेगेटिव से यहां से इलेक्ट्रिसिटी ऐसे, या तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी ऐसे कंटिन्यूअस घूमती रहती है। इतना तो समझ में आया ना कि इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कैथोड से एनोड से ऐसी होके घूमती रहेगी। वो एनर्जी
जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ये एल्यूमिनियम को डिस्चार्ज करने में और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकालने में हेल्प करेगी। अब होता क्या है, इसमें एल्यूमिनियम है ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास होने की मतलब कम पास होगी, तो सारी इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, यहाँ तो जा ही रही है लेकिन यहाँ से पास होकर यहाँ पे नहीं आ रही है, तो ये बल्ब ग्लो करेगी। हमारे घर में जो बल्ब, ये दो आपके घर में जो बे छेड़ा आवे है, तो उसमें अगर ये यहाँ पे बल्ब लगा है तो बल्ब क्यों ग्लो होगा, क्योंकि सारी इलेक्ट्रिसिटी इस बल्ब से पास होगी रेजिस्टेंस की वजह से। ये वाली चीज हमारा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर चल गया कि नहीं चला? बाकी है। नहीं चला है, बाकी है, स्कूल पे भी बाकी है, इधर भी बाकी है, तो इसीलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन है। तो ये बल्ब ग्लो, सिर्फ इतना आप याद रखो, वो सारी चीजें उस चैप्टर में क्लियर होगी कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट में एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा क्योंकि डिस्चार्ज होगा तो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, प्योर एल्यूमिनियम नीचे बैठ जाएगा, उसको यहाँ से आउटलेट से निकाला भी जाता है। तो जैसे जैसे इस इलेक्ट्रोलाइट में एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो एल्यूमिनियम के आयन कम हुए, आयन कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि आयन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे थे, अब कोई करवाने वाला नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बचेगी, उस बची हुई इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब ग्लो होगा। तो बल्ब ग्लो होगा उसका मतलब अंदर पास नहीं हो रही, कम हो रही है। रेडी। ठीक है, तो ये बल्ब ग्लो करेगा, तो हमको पता चल जाएगा इसमें एल्यूमिनियम कम हो गया तो हम लोग एल्यूमिना डाल देते हैं, वापस कंटिन्यूस प्रोसेस चालू, वापस एल्यूमिनियम नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, नीचे से निकाल दिया जाता है थोड़ा बहुत, वापस एल्यूमिनियम का कंसंट्रेशन कम होगा तो बल्ब ग्लो होगा। ये प्रोसेस है। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम आयन डिस्चार्ज एज द कैथोड टू फॉर्म मेटल्स, तो आपको पता है द मोल्टन एल्यूमिना इज हेवियर, वो नीचे बैठ जाता है और टाइम टू टाइम इसको यहां से निकाला जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस थी, इसको हॉल हेरोल्ड प्रोसेस कहते हैं, शायद इसमें नाम नहीं आया लेकिन हॉल हेरोल्ड प्रोसेस कहते हैं। सर स्पेलिंग बोलो ना। हॉल तो अभी लिखा था ना, हॉल प्रोसेस, हॉल हेरोल्ड दिखाई दे रहा है ना, यस हॉल हेरोल्ड पूरी प्रोसेस का नाम। ये बहुत सिंपल है, आपको कुछ पूरी प्रोसेस नहीं पूछेंगे, आपको पूछेंगे क्रेओलाइट का नाम, इसका फॉर्मूला, इसका फंक्शन, आपको पूछेंगे फेल्सपार या फ्लोरोस्पार का फॉर्मूला, उसका फंक्शन, ठीक है, टेम्परेचर, इसका प्योर एल्यूमिनियम का टेम्परेचर कितना है, ये कितना है, ये पूछेंगे, प्रोसेस नहीं पूछेंगे। या फिर आपको पूछेंगे कैथोड पे क्या होता है, तो आप तो जानते हो कैथोड में हमेशा मेटल्स डिपॉजिट होता है, एनोड पे क्या होगा आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था ना 3O2 माइनस, उसको उसमें जो 3 इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, इसको दिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 6 होंगे ना, उसको आप बैलेंस कर देना, 6 रखो, चलो 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रखो, ऐसा भी, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन मिल जाएगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। ये आपको दिया है वहां पे, वो जरा पढ़ लेना। बाकी पूरी प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। एक फ्लो चार्ट दिया है, उसमें देखो सब दिया है, कैथोड पे क्या होगा बैलेंस करके दिया है, 4 एल्यूमिनियम रखा है, 6 ऑक्सीजन रखा है, वो जरा देख लो आप। लेकिन ये पूरी प्रोसेस ऐसे होती है, तो आपको एनोड कैथोड तो रट्टा मार ही लेना है, एनोड कैथोड ये नहीं है आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिया है, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं पूछेंगे। ये क्यों डालते हैं ऊपर को, क्योंकि ये जो रोड है बारी बारी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा, तो धीरे धीरे डिग्रेडेशन हो जाएगा ये एनोड के जो रोड है कार्बन के, तो उसको, और एक दूसरा भी फंक्शन है, यस, ये हीट एस्केप नहीं करने देगा। अगर आप ऐसे ही खुले मतलब ऐसे ही सोए होगे तो ठंडी लगेगी, आपके ऊपर कवर कर दिया मतलब धाबड़ो ओढ़ीने सुई जाइए तो नहीं लगेगी ठंडी, तो सेम थिंग है, तो ऊपर से गर्मी अंदर से गर्मी बाहर नहीं जाएगी, बाहर की ठंडी अंदर नहीं आ पाएगी, तो इट विल प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम द प्रोसेस, ये भी इसका फंक्शन है। और दूसरा, इट हेल्प्स टू रिएक्ट विद द ऑक्सीजन जो डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये डिग्रेडेशन ऑफ एनोड कैन बी प्रिवेंटेड, ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिखा होगा कहीं पे, देख लेना। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है ना इसमें? 32, 33
ओके, अभी इसके यूज कुछ पूछ रहे हैं। चलो, एल्यूमिनियम के यूज तो बहुत सारे हैं। हाउस होल्ड अप्लायंसेस, मतलब हमारे घर में बहुत ज्यादा बर्तन जो होते हैं खाना पकाने के या पानी भरने के या बहुत सारी चीजें उसमें इस्तेमाल होता है। क्यों इसको कुकिंग वेसल्स के फॉर्म में, प्रेशर कुकर के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट कंडक्ट करेगा। दूसरा, अनअफेक्टेड बाय ऑर्गेनिक एसिड, एसिड वैसिड आप नींबू नींबू निचोड़ो तो उसके साथ रिएक्शन नहीं होगी। तीसरा, रेजिस्टेंस टू करोशन, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। लाइट वेट, हल्का होता है, सस्ता होता है। रेजिस्टेंस कौन, हाँ, रेजिस्टेंस की डिफाइन कौन है एक बार सिंपल में? रेजिस्टेंस इज द प्रोसेस, इज द ऑब्स्टेकल। रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्टेकल। सब कुछ आएगा ओम्स लॉ में, हाँ, फिजिक्स में आ ही रहा है सब कुछ ओम्स लॉ में। यस। तो ये कंडक्टर है, वायर में से इलेक्ट्रॉन को ना जाने देने के लिए जो ऑब्स्टेकल क्रिएट किया जाता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्टेकल क्रिएटेड अगेंस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, गुड कंडक्टर है, मतलब सिंपल भाषा में इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं उनको लगता हुआ फ्रिक्शन। यस, फ्रिक्शन। इसीलिए तो देखा होगा थोड़ी देर वायर में करंट जाता है तो फिर बंद करो तो वायर गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो फोर्सफुली जा रहा है उसका फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी बहुत हीट लॉस हो जाती है, उसको डेसिकेशन बोलते हैं हम लोग। चलो, लाइट वेट होता है, चीप होता है, और बहुत सारी चीजें। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, आपने वायर देखे होंगे, अब तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े ट्रांसमिशन वायर होते हैं, 2 पोल होते हैं उसके बीच में, आपने देखे होंगे, बाहर घूमने जाते हो तो रोड पे कहीं पे देखे होंगे। वेरी गुड कंडक्टर। क्यों इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में? एक तो बहुत अच्छा कंडक्टर है कॉपर के बाद, दूसरा वेट में कम है, तो कॉपर के वायर लगाओगे तो इसके लिए मजबूत खंभे चाहिए, मजबूती से बनाई हुई चीजें चाहिए, ठीक है। ये बहुत लाइट वेट होता है। तीसरा, 3 टाइम सस्ता है, 3 टाइम, कॉपर से 3 गुना सस्ता है। लाइट वेट एंड नीड इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन टावर ऑफ लेस स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। मैंने अभी बोला ना, खंबे अच्छी तरीके से नहीं है तो भी उसके ऊपर एल्यूमिनियम रह जाएगा वायर। कॉपर है तो सारे खंबे उखाड़ के नीचे गिरा देगा, बहुत हेवी होता है। यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल केबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। हम लोगों को अहमदाबाद से कहीं से भी बिजली आती है वो तो खंबे में ही आती है। नेक्स्ट इज पैकिंग इंडस्ट्रीज। आप लोग होटल से कभी पार्सल लेके आते हो तो रोटी बोटी उसमें पैक करके डालते हैं। टीन कैन जो मिलते हैं, मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स के वो, क्यों? क्योंकि हाईली मेलिएबल है। हाईली मेलिएबल मतलब उनकी थीन शीट बनाई जा सकती है। आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखी होगी, बहुत पतली होती है, ठीक है। चॉकलेट के ऊपर जो रेपर्स होता है वो भी इलेक्ट्रिक क्या, एल्यूमिनियम से बनता है। हाईली मेलिएबल है। दूसरा, रेजिस्टेंस टू कोरोजन, मतलब उनको ना ऑक्सीजन से जंग नहीं लगेगा, ना पानी से जंग लगेगा। चीप, सस्ता तो है ही। ब्राइट सिल्वर अपीयरेंस भी अच्छा है, उसका दिखाव भी अच्छा है। बहुत सारी चीजों को पैक करने में इसका इस्तेमाल होता है। फूड स्टफ, सोप, सिगारेट, फोटोग्राफिक फिल्म, टी लीव्स, बहुत सारी चीजों को स्टोर करने के लिए रखते हैं। थर्माइट वेल्डिंग, ये बहुत अच्छा चीज है। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल थर्माइट वेल्डिंग में भी होता है। एल्यूमिनियम पाउडर इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूस Fe2O3 आयरन। तो ये तो आपको समझ में आया होल हेरोल्ड प्रोसेस। कल भी 2:30 बजे ही, हाँ, कुछ किसी को नींद में होते हो पता नहीं। कल तो कितना डिस्कशन हुआ था कि 2:30 बजे ही रखेंगे, कि फिर एक बार शायद सो गए थे, ऐसा होगा। चलो, जो भी है, एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या करेंगे? दूसरे के पास से ऑक्सीजन छीन लेंगे। अब होता क्या है? थर्माइट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर एंड 3 पार्ट्स ऑफ आयरन। 1 पार्ट
एल्यूमिनियम का और 3 पार्ट आयरन ऑक्साइड का रखते हैं। मिक्सचर इज प्लेस इन अ क्ले पॉट, एक क्ले पॉट में रखते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐसा वेसल है, इसके अंदर हम लोगों ने फेरस ऑक्साइड रखा है और 3 पार्ट की 2 पार्ट ऐसा कुछ 2 पार्ट एल्यूमिनियम का है, तो आपको मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरस, ये रिएक्शन और हीट क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें मैग्नीशियम पाउडर भी लगाया जाता है। द मिक्सचर इज प्लेस्ड इन अ क्ले पॉट प्लग विथ अ वेट क्ले। मैग्नीशियम रिबन भी तो यहां तक भर दिया, कौन सा, ये दोनों 2:3 की क्या लिखा है पता नहीं, जितना भी है 1:3 3:1 के रेशियो में रखना है। यहाँ पे इसको भर दिए। यहाँ पे मैग्नीशियम का जो रिबन है उसको रखते हैं गर्म करके, मैग्नीशियम पाउडर जिनको बेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, और नीचे यहाँ पे छोटा सा प्लग होता है और यहाँ पे 2 मेटल के टुकड़े रखे जाते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े नजदीक रख। अब होता क्या है कि ये दोनों मिलके ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, इसके पास से ऑक्सीजन ले लेगा, इसको आयरन के फॉर्म में रखेगा। आयरन धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरेगा और यहाँ पे जम जाए, तो ये थर्माइट बोलते हैं। तो थर्माइट वैल्यू यहाँ पे थोड़ा गर्म करने के लिए मैग्नीशियम होता है। एक बार अगर ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है उसके बाद तो हीट अपने आप इसको रिएक्शन को और इसके अंदर रिएक्शन और फैलाता रहेगा। धीरे धीरे यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप प्योर आयरन है मेल्ट होके नीचे नीचे गिरेगा और नीचे जो भी मेटल है उसको ज्वाइन कर देगा। At the top of thermite mixture is placed ignition mixture of magnesium powder and barium oxide. On igniting the mixture, इनको थोड़ा सा ही गर्म करेंगे, इनको जलाएंगे मैग्नीशियम पाउडर को, तो वो टेम्परेचर बढ़ा देगा। Thermite mixture produce molten iron which sink at the bottom of the clay pot. The molten iron is poured over broken steel rails to form a proper welding. और यहाँ से धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आयरन है वो मेल्ट होकर नीचे गिरता है। इसको हम लोग थर्माइट वेल्डिंग बोलते हैं। उसके बाद है एलॉयज एंड अमलगम, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है एलॉयज एंड अमलगम। एलॉयज इज जनरली होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर मेटल्स। तो ये सॉल्यूशन है होमोजेनियस, मतलब मिक्स, इक्वली मिक्स, अच्छी तरीके से मिक्स किया गया ये मिक्सचर है। which are mixed in the molten state in a fixed proportion. Alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or non-metals. सिर्फ मेटल का नहीं बोलेंगे, नॉन मेटल्स भी बोलेंगे, क्योंकि आयरन और कार्बन का मिक्सचर स्टील कहलाता है, ठीक है। तो 2 या 2 से ज्यादा मेटल एंड नॉन मेटल का मिक्सचर अगर है तो उसको हम लोग एलॉय बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। पहले तो क्या करते हैं कि आयरन को गर्म करेंगे तो पानी बन गया, इसके अंदर कार्बन डालेंगे और फिर इसको होमोजेनियसली स्टार करेंगे, मिक्स हो गया, उसके बाद इसको ठंडा कर देंगे तो स्टील बन जाएगा। उसके बाद स्टेनलेस स्टील भी बहुत सारी जगह से बनता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉयज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ द कंस्टिट्यूशन मेटल्स। ये हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हमको चाहिए। फॉर एग्जांपल मतलब बहुत हैवी है, देखो एल्यूमिनियम प्योर को अगर आप इस्तेमाल करोगे एयरक्राफ्ट या शिप बनाने में, मतलब स्पेस शिप बनाने में, तो लाइट तो है लेकिन इतना मजबूत नहीं है, इसलिए उसको मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम बनाते हैं, तो मजबूती प्रोवाइड करता है मैग्नीशियम। लाइट तो है, आयरन को जंग लग जाता है तो कार्बन हम लोग मिक्स करते हैं, उसमें क्रोमियम निकल ऐड करके स्टेनलेस स्टील बना देते हैं, तो वो जंग नहीं लगेगा। तो जो भी प्रॉपर्टीज बदल जाती है एलॉय की जो प्रॉपर्टीज है वो इंटरमीडिएट होती है, दोनों की मिक्स होगी या तो कुछ नई प्रॉपर्टी आ जाएगी, वो प्रॉपर्टी हमको चाहिए इसीलिए। However, some properties of particular metal is more prominent as compared to other constitution metal. Thus, in way alloys are intermediate compounds, solid solution of 2 or more metals. तो 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर है कौन, एलॉय, ठीक है। उसके बाद why are alloy required, क्यों चाहिए?
alloys are made to change the physical properties of the constitution metals to achieve some specific objective. कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो वो मेटल नहीं कर पा रहा है। मैंने अभी आपको बोला मुझे पानी में या तो पानी जंग लग जाता है, तो मैं आयरन की जो भी अगर गेट बनाऊं या तो कुछ भी बना रहे हैं हम लोग, तो आयरन को तो पानी से जंग लग जाता है, तो कुछ साल के बाद मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उससे बेहतरीन क्या है कि हम लोग उसको स्टील का बना दे, स्टेनलेस स्टील का बना दे, जंग ना लगेगा। तो जंग नहीं लगने की प्रॉपर्टीज मुझे चाहिए थी, इसलिए मैंने एलॉय बनाया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया एल्यूमिनियम इज लाइट वेट मेटल विच इज फेयरली सॉफ्ट एंड डिफिकल्ट टू मशीन, हाउएवर व्हेन मैग्नीशियम इज alloyed with it become as strong as steel and is easy to machine। तो एल्यूमिनियम हल्का है, मजबूत है, लेकिन इतना इसको उससे मशीन नहीं बना सकते। अब मैग्नीशियम ऐड कर दो कि मैग्नीशियम बन जाता है, अब मशीन भी बन सकता है, तो हल्का मशीन बनेगा, तो उसको एरोप्लेन में इस्तेमाल कर किया जाता है। अमालगम, अमालगम इज अ एलॉय कंटेनिंग मर्क्यूरी, मर्क्यूरी वाला एलॉय है, तो हम लोग उसको अमेलगम बोलते हैं, अमालगम, ठीक है। एन एलॉय ऑफ अ मेटल विथ मर्क्यूरी इज कॉल्ड एन अमालगम। किसी का भी एलॉय, किसी मेटल का एलॉय मर्क्यूरी के साथ है, the amalgam may be in the form of liquid such as a sodium amalgam, mercury और sodium का with is used as a powerful reducing agent, तो reducing agent के फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं। It could be in the form of semi solid as in case of zinc amalgam, that is zinc and mercury which is used in voltaic cell, voltaic cell में इसका इस्तेमाल भी होता है, semi solid फॉर्म में होता है। voltaic cell मतलब हमारे जो हम लोग घर पे लेके आते हैं ना सेल, वो यहाँ पे बहुत सारे एलॉयज दिए हैं, इनकी आपको बहुत सारी स्पेसिफिक चीजें पूछते हैं, एलॉयज का कंपोजिशन पूछते हैं, उसका यूज पूछते हैं, किस किस मेटल, कौन कौन से मेटल से बना है वो पूछते हैं। तो बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन आएंगे इसमें से, उसमें से 4-5 चीज तो बहुत बार पूछते हैं, ठीक है। तो जरा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना, कौन कौन से एलॉयज आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। सबसे पहला है ब्रास, सबसे ज्यादा होता है प्रिंसिपल मेटल कॉपर, कंपोजिशन कॉपर 60 to 80%, जिंक होता है। प्रॉपर्टीज क्या, लस्टरस, मोर मेलिएबल एंड डक्टाइल देन कॉपर, कॉपर से ज्यादा थिन उसकी फिल्म बनाई जा सकती है, थिन पट्टी बनाई जा सकती है, और उनका वायर भी थिन बनाया जा सकता है कॉपर से ज्यादा। यूटेंसिल बनाने में शेल्स ऑफ एम्यूनिशन राउंड, इलेक्ट्रिक स्विचेस, तो ये बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज ब्रॉन्ज, कॉपर, मेन ब्रॉन्ज में क्या होता है, ब्रॉन्ज मेटल आपने पढ़ा होगा, ब्रॉन्ज मेटल देते सेकंड थर्ड रैंकर को, तो कॉपर, जिंक और तीन का मिक्सचर है, परसेंटेज भी आपको याद रखना है। हार्ड ब्रिटल टेक्स वेरी हाई पॉलिश, बहुत हार्ड होता है और पॉलिश मतलब एकदम चमकीला होता है। कॉइन्स, यूटेंसिल्स एंड स्टैच्यूज, तो ब्रॉन्ज का याद रखना। गन मेटल, ये भी एक बार 2 बार पूछा है, तो गन मेटल इज अ कॉपर मेन है, कॉपर, टीन, जिंक, लीड। हार्ड और गुड कास्ट, गुड कास्ट मतलब अगर मुझे लोहे का शेप, मतलब आयरन का शेप मुझे ऐसा बनाना है, फॉर एग्जांपल चलो आयरन का शेप मुझे ऐसा बनाना है और ऐसे मुझे रोज 1000 चाहिए, ऐसा शेप वाला आयरन चाहिए, तो अब मैं क्या करूं, तो मैं यहाँ पे एक टुकड़ा लूंगा किसका, गन मेटल का। मतलब ये क्या है, गन मेटल क्या है, कॉपर, टिन, जिंक, और उसके अंदर ऐसी डिजाइन बना दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में आयरन डाल दूंगा, लिक्विड फॉर्म में भर जाएगा पूरा। अब वो उसको ठंडा कर दूंगा और ऐसे करूंगा तो नीचे गिर जाएगा, तो ये शेप वाला आयरन का मुझे टुकड़ा मिल जाएगा। तो मशीनरी के बहुत सारे शेप होते हैं, वो कास्टिंग से होते हैं, तो ये कास्ट कहलाता है। मेकिंग बैरल्स ऑफ गन, गियर्स एंड बियरिंग, ठीक है, वो गियर्स के राउंड राउंड्स आपने देखे होंगे। गन्स की वो पिस्तौल की जो गोली होती है वो, उसका कवर, बहुत सारी चीजें हैं, वो आप जरा उसको सिर्फ नाम याद रखो, गन मेटल्स। जर्मन सिल्वर, ये भी पूछते हैं। कॉपर, कॉपर, जिंक और निकेल है। व्हाइट सिल्वर मेलिएबल, डक्टाइल होता है।
यूज फॉर मेकिंग इमिटेशन सिल्वर ज्वेलरी। इमिटेशन तो आप जानते हो ज्वेलरी के बारे में। डेकोरेटिव पीसीस, तो बहुत सारी जगह पे बहुत सारे स्टेच्यूज बनाए जाते हैं, डेकोरेटिव डायग्राम्स और पिक्चर्स देखने को मिलेंगे, वो सारे ज्यादातर जर्मन सिल्वर से भी बनाते हैं। नेक्स्ट इज बेल मेटल, कॉपर। बेल मतलब जो मंदिर में बजता है वो बेल मेटल है, ठीक है। कॉपर एंड टिन है। हार्ड एंड ब्रिटल, प्रोड्यूस सोनरस साउंड, यूज फॉर मेकिंग बेल्स एंड गोंग्स। गोंग्स मतलब वो टिंकोरी, अपने साइकिल में टिंकोरी आवे ना, वो ये है, बेल मेटल से बनता है। नेक्स्ट इज ड्यूरालियम और ड्यूराल, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज। एज टेंसिल एज स्टील, स्टील जितना मजबूत होता है, लाइट वेट होता है। इसका यूज होता है एयरक्राफ्ट में, फ्रेम बनाने के लिए, विंडोज, डोर्स एंड अदर हाउस होल्ड बनाने के लिए। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, हाई स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, लाइट वेट, रेजिस्टेंस टू करोजन, मतलब उसको जंग नहीं लगता है। इसका यूज होता है मशीन पार्टिकल में। चीप फिजिकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस मतलब तराजू, तराजू आओगे ना, ऐसे तराजू होते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल होता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट इज स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम, कार्बन, निकेल। It does not oxidize by hot air or water or organic acid or alkalis. आयरन का बना हुआ है, जंग नहीं लगेगा, तो इसलिए इसका कहाँ पे इस्तेमाल होता है? हाउस होल्ड यूटेंसिल, बहुत सारे बर्तन होते हैं रसोई घर में, वो ये स्टेनलेस स्टील से बनते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जरी करने के लिए डॉक्टर के इंस्ट्रूमेंट सारे इससे बने होते हैं। कटलेरी मतलब बहुत सारी चम्मच वम्मच, चक्कू वक्कू आपने देखा होगा। टूल्स, बहुत सारे हथियार भी होते हैं। ऑटोमोबाइल्स पार्ट, मशीन के अंदर के, ऑटोमोबाइल्स के जो इंजन के अंदर के पार्ट्स हैं, वो भी ये इससे बन सकता है। चलो रिजॉइन हो जाओ वापस, क्योंकि 3 मिनट बाकी है शायद, ठीक है। वापस रिजॉइन हो जाए, 15 मिनट है। प्लीज वंस अगेन रिजॉइन द मीटिंग, ठीक है। चलो उसी लिंक में।